as well as the poems by Tennyson. 5 poems are prescribed in your syllabus. Break, 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 Ulysses, The Lady of Shalott, The Lotus Eaters, and Tears, Idle Tears. These are the prescribed poems by Tennyson. All of us know by now that he is one of the eminent Victorian poets. When we see his poems, we will talk about that some of his poems, like especially The Lady of Shalott, is a long narrative poem which is in 4 parts. Some parts of his poetry are so typical of certain traits of Victorian poetry that you will relish the sensual imagery, the kind of imagery that we saw in Keats also, the way he described ideas, notions through his words so clearly. But before we discuss the aspects, the features of Tennyson's poetry, हम देखते हैं कि जो विक्टोरियन एज है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम विक्टोरियन एज को. वी विल लुक इनटू दैट आल्सो. पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाउ डू वी अंडरस्टैंड पोएट्री? व्हाई डू वी स्टडी पोएट्री? I believe all of us have our own reasons, different perspectives in this class. Let me pause for half a minute. Let me ask all of you, why do we study poetry? Ma'am, it's way of applauding something or criticizing something which we witness in life. Okay. Anyone else? मैम, किसी भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरह शॉर्ट वे होता है जिससे मतलब हम अपने लिमिटेड वर्ड्स में भी उस इमोशन को टच कर सकते हैं. Okay, right. ये पर्सपेक्टिव भी होता है ना. Hmm. और किसी एक लाइन से हम मल्टीपल इमोशंस और थॉट्स को भी समझ सकते हैं, अपने से रिलेट कर सकते हैं. Okay. Anyone else? Ma'am, to know what is in this world and to know about escapism and to feel escapism. Right. John Keats की philosophy. और I really appreciate your observations. So that means some of us enjoy poetry for the vision. जो एक vision है उस poem का, उस poet का. तो जितने हमारे पास great literature हैं, कोई भी yarner है, there is this famous quote about the expression, the best that has been thought and said. तो ये पूरे लिटरेचर पे, ये पोएट्री पे भी अप्लाई होता है ना. द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड ओवर द एजेस यही रहा है. कुछ पोएट्री को उस रिदम, उस डिक्शन, यूज ऑफ लैंग्वेज, इमेजरी के जो प्लेजर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उसके लिए रिलिश करते हैं. सो दैट मीन्स कोई भी हम अपना रीजन दें दैट व्हाई डू, हम सब एक बात पे अग्री करते हैं कि पोएट्री इज, और एक ऐसी इंजॉयमेंट जो इंक्रीज होती है जब हम पोएम को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट. और हम क्या देखते हैं कि वो कैसे कई बार रिलेट कर जाती है एक्सपीरियंसेस के साथ, रीडर्स के एक्सपीरियंसेस के साथ, उनके जॉयज और सॉरोज के साथ, उन एंड अदर इमोशंस लाइक लव, पैशन,
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा जब भी, जैसे हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी पढ़ा, तब भी मैंने आपको कहा एक पोएम को पढ़ने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका है टू एंजॉय द पीस ऑफ वर्क, टू एंजॉय द पोएट्री. वो चाहे लैंग्वेज के जरिए हो, चाहे अंडरलाइंग मीनिंग्स हो उसमें. ओके, नाउ लेट अस सी द विक्टोरियन एज. Let me see the that is commented. Okay, it is by Sudhir Singh. I remember one of my observations towards poems. कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्रवरदाई की पीढ़ी का अभियान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के बाद भी रहे वो कविता है. बिल्कुल, इट्स nicely quoted. Very good, Sudhir. Okay, so we were talking about the Victorian age. विक्टोरियन एज की कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे लगता है साहिर लुधियानवी, जिनको हम उनके मूवी के लिरिक्स के लिए जानते हैं, उनकी कुछ लाइंस हैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं विक्टोरियन एज की पूरे जो एक इथॉस थे इस एज के. Now that you have already done the features of Victorian age, let us have a quick recap of all this. क्वीन विक्टोरिया के रूप उस टाइम पे है, और क्वीन विक्टोरिया के कारण उस एज का नाम विक्टोरियन एज है. टाइम पीरियड जब उन्होंने रूल किया वो 1837 से 1901 है. 19th सेंचुरी का ज़्यादा हिस्सा कवर्ड होता है इसमें. और ये जो विक्टोरियन एज है, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, कॉम्प्लेक्सिटी है इस एज में, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जितने फैक्टर्स सोच सकते हो तुम, कल्चरल, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. और ये भी हम नहीं कह सकते कि सब कुछ टर्मोइल था, ट्रॉमा ही था. प्रॉस्पेरिटी भी बहुत थी, राइट. कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये पीरियड पीस और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ था. इससे पहले जब आप 17th सेंचुरी ये जो इंग्लैंड की सिचुएशंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिविल वॉर, रेवोल्यूशंस. अच्छा, 18th सेंचुरी में जो फ्रांस के अगेंस्ट वॉर्स थी वो चलती रही. 19th सेंचुरी में वॉर्स हुई, क्रिमियन रशिया के खिलाफ एक बुअर वॉर थी, क्रीमियन वॉर, CRIMEAN, क्रीमियन वॉर. और एक थी बुअर वॉर, BOER. ये कुछ डच पीपल थे जो साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हुए. ये सब मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज ब्रिटेन जो था ना, वो एक इम्पीरियल पावर के फॉर्म में उभर रहा था, और वो अपनी पावर प्रेस्टीज को वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, जो कहाँ पहुंचा पूरे अपने ज़ैनत में मिड 19th सेंचुरी की बात है. सो दैट मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट, में ये चलना चाहिए कि ये पीरियड इंपीरियल एक्सपेंशन का था, इंपीरियल लेवल पे ब्रिटेन एक्सपैंड कर रहा था. अब जब ये इंपीरियल पावर के तौर पे अपने आप को कोई कंट्री स्टैब्लिश करती है, तो वो ऐसे ही नहीं करती है. डेफिनेटली वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. सो वी सी दैट ऑल्सो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, बहुत ज़्यादा. जो एक बार मैं डिकन्स की किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही थी यूटिलिटेरियनिज्म का जो फिलॉसफी थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस एज में थी, वो थी एक एथिक, एक ऐसा मॉरल ऑफ सेल्फ हेल्प. हार्ड वर्क जो थी ना, वो आती थी एज अ की टू सक्सेस. जो एक नेशनल यूनिटी थी, ऑप्टिमिज्म था, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. जो एक इमेज जो रूलर की है, कौन है रूलर यहाँ पे? क्वीन विक्टोरिया.
उसका एक ऐसा इमेज था उसके विद द हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट और देयर चिल्ड्रन, सिर्फ एम्फेसाइज किया जा रहा था। जब एक रूलर किसी बात को एम्फेसाइज करता है, इनका जो एम्फेसिस था वो किस चीज पे था? इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली एज अ की सोशल यूनिट। ये हम सब ने पढ़ा जब हम डिकन्स और टॉमस हार्डी के नॉवेल्स को भी देख रहे हैं। सो वी सी कि विक्टोरियन एज में ज्यादातर मॉरलिस्टिक डायडेक्टिक टोन है। ऐसा जो जब क्वीन विक्टोरिया की आप इमेज देखते हैं ना बच्चे, वहां भी एक ऐसी सीरियस सॉम्बर फिगर है जो कि क्या मैसेज कन्वे कर रही है? राइट, प्रोप्राइटी, डिकोरम, जो कि पूरी 19th सेंचुरी को डिफाइन करता है इंग्लिश सोसाइटी को। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट था, डार्विन की जो थियोरी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसको आप जरूर अपने आंसर्स में कोट करेंगे। 1859 में पब्लिश हुई थी, क्योंकि ये उनकी वो थियोरी थी जहां पे उन्होंने एवोल्यूशन की बात की। इन्होंने तो मतलब दिस थियोरी शुक दैट फाउंडेशंस ऑफ रिलीजियस फेथ। ये तो एक बैकग्राउंड है दैट वी सी इन दिस विक्टोरियन एज। इस एज में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोलिफिक जायंट्स, लिटरेरी जायंट्स के रूप में उभर के आते हैं। मैंने एक बार इन वन ऑफ माय लेक्चर्स आई वाज टॉकिंग कि हर एज ना किसी यानर के लिए जानी जाती है। जैसे एलिजाबेथन एज दिमाग में आता है तो हमें ध्यान आता है तो ये एज ऑफ ड्रामा है। रोमांटिक एज तो हमें ध्यान आता है एज ऑफ पोएट्री है। जब हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो हम क्या बात सामने क्या दिमाग में आता है? इंग्लिश नॉवेल्स। तो हमारे जब व्हेन वी टॉक अबाउट विक्टोरियन एज फिक्शन में, तो डिकन्स, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, जॉर्ज एलियट, है ना, थैकरे, जॉर्ज मेरेडिथ, थॉमस हार्डी। अब इनकी कंपैरिजन में जब हम पोएट्री को देखते हैं तो डेफिनेटली वो लेस वॉल्यूम में है। अच्छा, जब हम फीचर्स की बात करेंगे विक्टोरियन एज की पोएट्री की, तो ये एक लेवल पे रोमांटिक ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है, लेकिन पूरी पोएट्री ऐसी नहीं है ना। कुछ ऐसी पोएम्स हैं टेनिसन की, दे टॉक अबाउट नेचर, दे टॉक अबाउट फेमिनिन एस्पेक्ट, देयर आर पोएम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना, दे आल्सो टॉक अबाउट नेचर, ह्यूमन लाइफ, गॉड, रिलीजन, ऑप्टिमिज्म। कुछ हिस्सा पोइट्री का ऐसा है जो उस स्पिरिट, उस एज को एक्सप्रेस करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि रोमांटिक पोइट्री जो है वो प्रोडक्ट है एक पोएट के इंडिविजुअल माइंड का, एक पोएट के एक्सपीरियंसेस का, विक्टोरियन पोएट्री को जब हम समझेंगे तो हम कहेंगे ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जो बहुत ही जनरल स्पिरिट का प्रोडक्ट है। कौन सी जनरल स्पिरिट? पूरी एज की। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे रोमांटिक पोएट्री आपने पढ़ी, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जब आप विक्टोरियन पोएम्स पढ़ते हैं, विक्टोरियन पोएट्री पढ़ते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आपके मन में जरूर आता है एज अ रीडर कि जो पोएट है ना वो कहीं ना कहीं अवेयर है अपनी उस हाई स्टेटस, एक्सॉल्टेड स्टेटस का, और वो मतलब जैसे एक इंसान डिक्टेट करता है ना कि मेरी ये टोन है, कैसी टोन है, चाहे वो डायडेक्टिक है, चाहे वो खुद की हाई स्टेटस है, चाहे वो अपने रीडर को जिस तरीके से एड्रेस करता है। अब पोएट लॉरेट थे वर्ड्सवर्थ, उनके बाद ये पोएट जो लॉरेटशिप है वो टेनिसन ने भी इंजॉय की। सो हम ये नहीं कह सकते बच्चे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जो विक्टोरियन पोइट्री है उसमें कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पोएट को ना एक सेंस है ऑफ बीइंग एट सम हाई पेडेस्ट्रियन। बट दैट डजंट मीन कि हम इसको जनरलाइज कर दें कि विक्टोरियंस कभी भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे। कुछ ऐसे इंटेंशनली पर्सनल लिरिक्स हैं बाय टेनिसन जो आप जरूर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन थे जो पोएट लॉरिएट बने थे।
वही थे जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड कह सकते हैं। उन्होंने टेनिसन हालांकि अपनी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामा भी लिखा था, बट हिज फेम इट रेस्ट प्राइमरली ऑन द पोएट्री दैट ही रोट। जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात आती है, आपने टाइम पीरियड को ध्यान रखना है, 1809 से 1892। और एक उनके जो फादर थे ना, वो एक क्लर्जी मैन थे। आपने ओलिवर गोल्डस्मिथ के जब नॉवल पढ़ा तो आपने देखा पैरिश के जो हर पैरिश में, हर प्रोविंस में हेड होते थे, रिलीजियस हेड, क्लर्जी मैन जो थे, उनका ही एक नेम था रेक्टर, तो उसके फादर रेक्टर थे। और बहुत ही ज्यादा बचपन से ही में रहना पसंद करना, और पहली पोएम उन्होंने जस्ट एट द एज ऑफ 8 लिख दी थी। और एक इम्प्रेशन उनका, जब ऐसे इंसान को जो जो सॉलिट्यूड में रहता है, पोएट्री एक्सप्रेशन हिस्सा बन जाता है एक्सप्रेशन का, पीपल यूज टू थिंक, टेनिसन के केस में भी, कि ये बहुत ही सीरियस पर्सन है। और इन्होंने एक बहुत ही कॉमिक हिलेरियस प्ले भी लिखा, द डेविल एंड द लेडी, जब वो सिर्फ 14 ईयर्स के थे। और एक लोकली ग्रामर स्कूल है जहाँ से इन्होंने एजुकेशन की कंप्लीट, बिगिनिंग की, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप आर्थर हेनरी हलाम के साथ है इनकी। और टेनिसन जो है, इन्होंने ध्यान अपना पोएट्री में रखा। इन्होंने यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के लीव की। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस आई, जैसे उनका जो सबसे पहला वर्क था वो पोएम्स का था। उसके बाद उनकी एक वॉल्यूम आई, द लेडी ऑफ शैलट एंड अदर पोएम्स, 1832 की बात है ये। और ये क्योंकि टेनिसन अपनी एज जैसे मैं जब भी कहती हूँ तो आई टॉक अबाउट कि ये एज में जब हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस एज में डिसइल्यूजनमेंट भी बहुत था। इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बाद कुछ सेंसिटिव माइंड्स को पीस नहीं मिल रहा था ना, पीस ऑफ माइंड। साइंस की तरफ भाग रहे थे तो वहां आंसर नहीं था, रिलीजन की तरफ भाग रहे थे वहां आंसर नहीं था। सो वी सी दैट देयर इज दिस अनरेस्ट दैट डिफाइंस द होल एज। ये बहुत ही सेंसिटिव पोएट थे। और जब मैंने कहा कि इनकी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप थी आर्थर हेनरी हिलाम के साथ, और जब उनकी डेथ होती है, ही दैट दोज वर द डार्केस्ट डेज, ये जिक्र भी करते हैं अपनी पोएम इन मेमोरियम में। बहुत फेमस वर्क है इनका, इन मेमोरियम, जहाँ पे वो जिक्र करते हैं अपने फ्रेंड को खो देने का। बहुत when I talk about some great works by Tennyson, तो द लेडी ऑफ शेलेट और अदर पॉइंट्स, उनका जो कलेक्शन है इन मेमोरियम, जो है इन मेमोरियम 1850 में आए थे। मॉड एंड अदर पोएम्स 1855 में, द आइडल्स ऑफ द किंग 1842 से 1888। बट लेट अस कंसंट्रेट ऑन द लेडी ऑफ शैलट। ये जब आप विक्टोरियन पोएट्री की फीचर्स की बात करेंगे ना, तो आप टेनिसन को जरूर कोट करेंगे, क्योंकि टेनिसन रोमांटिक पोएट्स और बाकी के जो और विक्टोरियन पोएट्स थे उनकी तरह अपनी पोएम्स को ना मिडीवियल स्टोरीज पे बेस्ड करते थे। यहाँ पे भी लेडी ऑफ शैलट भी जो है वो भी एक बहुत पुरानी स्टोरी है, किंग आर्थर की स्टोरीज। जैसे हमारे अपने कल्चर में कुछ लोक कथाएं होती हैं ना, वैसे ही जहाँ पे स्टोरीज चलती हैं। कौन सी हमने देखा, शिवेलरी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था पुराने टाइम का। और जो ये किंग आर्थर हैं, ये पुराने से मेरा मतलब ओल्ड इंग्लिश के टाइम, चौसर से बहुत पहले इनकी जो स्टोरीज थी
इनके जो कंट्रीब्यूशन तो है ओल्ड इंग्लिश में किंग आर्थर का, लेकिन जो इनकी अपनी स्टोरीज थी जो फोक टेल्स का हिस्सा बनी कि किंग आर्थर के क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसे वो बैटल्स में एनकाउंटर करते थे जो जो सिचुएशंस को, कभी वुंडेड हो गए और फिर वहां पे उनको ये सारी लीजेंड्स हैं, बिकॉज ये ऐसी स्टोरीज हैं जो ओरली भी नरेट हुई है ना। और यहाँ पे जब हम इस पोएम में किंग आर्थर का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पोएम में एक एक जगह है कैमलॉट, उसका जिक्र है, CAMELOT। वो कैमलॉट जो है वहां पे कोर्ट है किंग आर्थर का, ठीक है। और किंग आर्थर जो है उसके बहुत सारे नाइट्स हैं, योद्धा हैं, उनमें से एक बहुत फेमस योद्धा है सर लैंसलॉट, LANCELOT। तो ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब किंग आर्थर अपनी बहुत सारी जो जैसे बैटल्स हैं, उनमें एक बैटल में उनको जब बहुत जख्मी हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, तो उनको फेयरी क्वींस ले जाती हैं, है ना, टू हील हिम। और फिर वो अपने कंट्री वापस आते हैं किंग आर्थर व्हेन ही इज कंप्लीटली हील्ड एंड व्हेन हिज ओन कंट्री नीडेड हिम। ये सब बैलेड्स और लीजेंड्स का हिस्सा होता है। बैलेड्स क्या होते हैं? पोएट्री की फॉर्म में आता है किसी कहानी को, और फिर वो ओरली, पहले तो बैलेड्स ओरली ट्रांसफर होते थे जनरेशन टू जनरेशन। ये जो पोएम है लेडी ऑफ शैलॉट, ये हमें जो वो लेडी है उसकी लाइफ और ट्रेजिक डेथ के बारे में बताते हैं, जो एक बहुत ही अकेले आइलैंड पे रह रही है। और ये जो पोएम है कैसे बैकग्राउंड दिखाई जा रही है कुछ डिटेल में, है ना, कि एक कासल है बहुत बड़ा जो उस आइलैंड पे है, और वो आइलैंड बिल्कुल रिवर के मिडल में है। और ये लेडी ऑफ शैलॉट जो है ये बहुत ही मिस्टीरियस फिगर है एक। ये पोएम की बिगिनिंग है। फिर बताया जाता है कि कैसे वो जो लेडी है वो अपना टाइम स्पेंड करती है, उसके पास एक मिरर है, और उस मिरर में आउटसाइड वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन पड़ती है, और वो जो भी अपने मन में इंप्रेशंस है उसके, वो उसके पास एक बहुत कलरफुल मैजिकल वेब है, उसमें वो वीव करती है उन इंप्रेशंस को। कोई एक अजीब सा कर्स है उस लेडी पे, जिसके कारण उसको ये फॉरबिडन है, मना किया है कि वो विंडो के बाहर देख नहीं सकती, और वो रियल वर्ल्ड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकती। इट इज ओनली थ्रू द मिरर दैट शी वाज एबल टू लुक एट। तो ये आप देखो, इसको बच्चे, जो आपका काम है एज अ रीडर, आपने ये सिंबल्स देखने हैं जो हम the other day we were also talking when we were doing the poems like My Last Duchess, लाइक पोर्फिरियाज लवर। हम क्या देख रहे थे वहां पे कि एक जो सेंस थी कंट्रोल की, जो अर्ज थी पेट्रियार्कियल सोसाइटी में टू कंट्रोल विमेन एंड द वीकर सेक्शंस, और वहां पे रिस्पॉन्स में जो विमेन है उनके अंदर वो टेम्पटेशन है टू ब्रेक रूल, टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और ये कब आता है? जब उसके अंदर ये अर्ज उठती है लेडी ऑफ शैलॉट के अंदर कि मैं देयर इज दिस अर्ज टू लुक आउट द विंडो, और वहां पे वो क्या देखती है? सर लैंसलॉट को, जो हमने अभी समझा कि वो एक नाइट है। और वो जो है लॉन्सलॉट जो है वो ही इज राइडिंग टुवर्ड्स कैमलॉट। इस पॉइंट पे एक पोएट जो है वो बताते हैं कि एक कर्स है जो उस लेडी पे आता है, और उस कर्स के कारण, क्योंकि उसने बाहर नहीं देखना था बट शी डिड सी, और उसके बाद मिरर क्रैक हो जाता है फ्रॉम साइड टू साइड, और वो जो मैजिक वेब है दैट आल्सो फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। और जो वो लेडी है वो रिवर साइड की तरफ जाती है, वहां अपना नेम लिखती है लेडी ऑफ शैलॉट, एक बोट पे है वो, और वहां पर शी लाइज इनसाइड द बोट, और फिर उसको स्टार्ट ड्रिफ्टिंग द बोट। ओके, जैसे ही वो बोट आगे पास होती है तो वी सी कि वहां पे किंग आर्थर का पैलेस भी है,
और by the time she reaches she is dead, she is no more. और जो लैंसलॉट हैं और उनके साथ के जो नाइट्स हैं वो सिर्फ एक, बिकॉज अ वुमन इज सीन ओवर देयर एंड दैट वुमन इज मिस्टीरियस, तो उनके अंदर वुमन को देख के जो इंटरेस्ट, जो ऑ है, दे आर वॉचिंग. लेकिन ये पूरी पोएम अगर हम देखें, एक नैरेटिव पोएम का जो टाइप इसमें है, जिस तरीके से इंटेंस इमोशंस को दिखाया है, वो जो हम विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड पे भी समझ सकते हैं. तो ये पोएम जो है वो स्टोरी है लेडी ऑफ शैर्लट की. जब हम टाइप की बात करेंगे, ये नैरेटिव पोएम है. इसमें रोमांटिक पोइट्री की तरह ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस हैं, ऐसे जैसे सीन बिल्कुल अलाइव हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स. और जैसे मैंने अपने इस डिस्कशन के शुरू में कहा कि टेनिसन की पोइट्री कैन बी कंपेयर टू द पोइट्री ऑफ कीट्स बिकॉज ऑफ द वर्ड पिक्चर्स, बिकॉज ऑफ द इमेजरी. ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है कीट्स की, और उनमें जो कीट्स की सिर्फ इसी पोएम में नहीं, बाकी की पोएम्स में भी सेंशुअस क्वालिटी है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंशुअस वर्ड. इट रिफर्स टू द सेंसेस, the 5 senses that human beings have. और कुछ पोएट्स जो हैं अपनी राइटिंग, अपनी पोएम्स की इमेजरी से उन 5 सेंसेस को अपील करते हैं. और जब आप लेडी ऑफ शैर्लट को मेंशन करेंगे, आप साथ में ब्रैकेट्स में 1832 भी लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो 1832 में पब्लिश हुई. यू कैन राइट की बाद में ये 1842 में इसको क्योंकि रिवाइज किया गया, फिर 1842 में इनका एक और वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ जो पोएम्स, उनमें ये पब्लिश हुई. So I hope you will definitely read the poem and enjoy the beautiful expression, the language. If I get some time, definitely I'll read it in the class. लेकिन अभी कुछ important point of view, आंसर के point of view में हमें समझनी है. अभी हमने कीट्स की पोइट्री के साथ कुछ कंपैरिजन करके देखा कि टेनिसन की पोएम्स में इमेजरी वैसी है. So that means something else is also there, very unique in the poetry of Tennyson. वो है word music. There is this great poet and painter, उनका नाम है D.G. Rossetti. उन्होंने भी जो है टेनिसन के लिए कहा कि while the fiery passages were delivered with the voice and vehemence which Tennyson alone of living men could compass, the softer passages and the songs made tears course down his cheeks. म्यूजिकल क्वालिटी है, वर्ड इमेजेस हैं उनकी पोइट्री में, बहुत ज्यादा रिच डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शंस की. नैरेटर की क्वालिटी है टेनिसन की पोइट्री में, क्योंकि आपके सामने जैसे अभी लेडी ऑफ शैर्लट की बात कर लो तो बड़ी जैसे एक इंट्रीगिंग स्टोरी है, और उस इंट्रीगिंग स्टोरी का जैसे स्टेज सेट कर दिया हो. सो विक्टोरियंस जब वो ऐसी सेंशुअस म्यूजिकल पिक्टोरियल क्वालिटीज टेनिसन की पोइट्री में एडमायर करते हैं, ये भी क्रिटिक्स ने कहा कि उनकी पोइट्री में ना रियल मीनिंग लैक करता है. तो ये चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते सर में. आप देख सकते हैं कि क्या ये समरी सिर्फ एक ब्यूटीफुल फेयरी टेल की तरह है. क्या आपको लगता है कि क्या इसमें ह्यूमन कंडीशन को कुछ बयां किया गया है, वो ह्यूमन कंडीशन. दैट मीन्स व्हेन यू विल सी द थीम ऑफ द पोएम, है ना, तब आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं. जब लेडी ऑफ शैर्लट, मैं इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ
ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिगिनिंग होती है इस पोएम में, रीडर के सामने बैकग्राउंड की है पोएट ने, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, द मूड ऑफ द पोएम। ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे जैसे देयर इज दिस वॉयज वेयर देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम अ बोरिंग एग्जिस्टेंस, और कहाँ पहुंच गए वो, बहुत ही कोई रिमोट आइसोलेट जहाँ कुछ भी हो सकता है, ये वो जो आइलैंड है। सो जो रीडर है उनके सामने एक स्ट्रेंज कासल है, उसमें एक मिस्टीरियस सी बीइंग है, कोई इनमेट है। पोएम में रिवर का डिस्क्रिप्शन है, जो कैमलॉट की तरफ रन करती है रिवर, और कुछ टावर्स हैं वहां पे जो विजिबल है दूर से ही, और जो रिवर है वो दिस रिवर इज बिटवीन द फील्ड्स, और वो जो फील्ड्स हैं वहीं पे, मतलब ये सारी चीजें, रिवर, फील्ड्स, रोड, सब इमेजरी, आप सब इमेजेस आपके सामने क्रिएट होती हैं। जैसे ही वो रोड भी वही है इन फील्ड्स में, और जब लोग उन उन रोड से जाते हैं तो उनको वहां पे आइलैंड दिखता है, वहां पे उनको वो रिवर दिखती है, जहाँ पे उस रिवर के किनारे पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वहां पे ग्रे कैसल है जहाँ पे वो लेडी ऑफ शेलॉट रहती है। सो नो वन, दीज पीपल हु मूव ऑन दिस रोड, इनमें से किसी ने नहीं देखा लेडी को, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से कंफर्म होती है, वो जो सॉन्ग सुनाई देता है, कभी कभी सुनाई देता है लेट एट नाइट, और रोड जो है बड़ी बिजिली वहां पे पास ऑन होता है लोगों का आना जाना, और रिवर में भी बोट्स जा रही हैं, ये भी बता रहे हैं कि ये नॉर्मल लाइफ है। लेकिन इसको रीडर्स को समझना है कि ये एक कंट्रास्ट में दिखाया है, किसके कंट्रास्ट में, जो एक तरफ आइलैंड है जो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, कोई नहीं जाता उस आइलैंड की तरफ। सो दैट मीन्स आप इस बिगिनिंग ऑफ द पोएम को एड्रेस कर सकते हैं कि कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताया हुआ लेडी के बारे में, इनिशियल इंप्रेशन उसका मिस्टीरियस है। तो ये यही वो चीजें हैं जब आप पोएम की बिगिनिंग देखते हैं, जो मैं इमेजरी की बात कर रही हूँ ना, जैसे वो कासल और फ्लावर्स की जो डिस्क्रिप्शन है, 4 ग्रे वॉल्स, 4 ग्रे टावर्स, और ये बिगिनिंग में वो जो एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, मिस्ट्री से भरे हुए एटमॉस्फेयर की, बड़ी सीरीन ब्यूटी है, सस्पेंस है, और देयर इज दिस क्वेश्चन बाय द पोएट इन द बिगिनिंग, हु हैथ सीन हर वेव हर हैंड। सो दैट मीन्स लेडी कभी वहां पे अपने विंडो पे आई ही नहीं टू वेव द हैंड्स, किसी ने नहीं देखा उसको उस एरिया में। सो नोबडी नोज वेदर शी इज यंग और ओल्ड, और so we have in the beginning of the poem a very panoramic view of the scene, क्योंकि इससे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस एज में इतनी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स डिटेल्स, इस लिहाज में टेनिसन के पास ही थी। तो एक जो आइलैंड का मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर है वो स्टैब्लिश होता है। फिर पोएम आगे बढ़ती है तो कासल की जो डिस्क्रिप्शन है, और लेडी जो है वो एक कलरफुल मैजिक वेब, जो मैंने अभी बताया, वो सारी जो फिगर्स, सीन्स हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड के, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें, और दैट मिरर इज हंग ऑन द ऑपोजिट, द वॉल ऑपोजिट हर विंडो, इसीलिए वो विंडो से बाहर का इंप्रेशन उसमें आता है। और कुछ पोएट जो है वो ये भी बता रहे हैं अपने रीडर्स को कि एक स्ट्रेंज कर्स है जो उसके ऊपर होगा, बिफॉल करेगा अगर वो शी लुक्स आउट ऑफ हर विंडो, बट शी कॉन्टिन्यूज वीविंग स्टेडली, और जैसे कि एक ना एक्सेप्टेंस होती है कि मैंने अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, बट वन डे देयर इज दिस सडन बर्स्ट आउट ऑफ इमोशंस, और वो कहती है आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज। सो मुझे वो रिफ्लेक्शंस नहीं देखनी है, आई वॉन्ट टू सी द रियलिटी। तो ये जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है
और क्या है इस इन में उभरता हुआ, फ्रस्ट्रेशन है या सरप्राइज है? लेडी का डिसकॉन्टेंट जो है वो जब वो उन नाइट्स को देखती है ना, जब वो राइड कर रहे हैं, वो और क्लियर होता है, क्योंकि एक जो लोनलीनेस है, क्यूट लोनलीनेस की फीलिंग है, शी हैज नो वन, नो कंपेनियन टू कॉल हर ओन। ये चीजें क्लियर नहीं है, ये सटल हैं सारी, ये इम्प्लाइड हैं। और टेनिसन एक ऐसे पोएट हैं जो सजेशंस में अपनी बात को कन्वे करते हैं, उनका डिक्शन उन वर्ड पिक्चर्स का होता है। सो दिस पोएम, इफ यू टॉक अबाउट कि कोई ऐसा कर्स जो एक अनफॉर्चुनेट मिस्टीरियस लेडी पे बिफॉल करता है, ये उसकी स्टोरी है। ये एक ऐसे इंसान की भी स्टोरी है जो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में रहता है, लेकिन वो शैटर हो जाता है जब वो फेस टू फेस होता है रियलिटी के साथ। जो लेडी ऑफ शेलॉट में जो उनकी एक्टिविटी है, वो एक सिंबल की तरह लिया जा सकता है किसी भी आर्टिस्ट के विजन के लिए, जब एक आर्टिस्ट का विजन उस क्रूअल वर्ल्ड से डिस्ट्रॉय होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, इस पोएम को ऐसे भी रीड किया जा सकता है अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस दैट सोसाइटी इम्पोजेस अपॉन अ वुमन। और जैसे ही वुमन स्टेप आउटसाइड, शी डिसाइड्स टू स्टेप आउटसाइड the boundaries, the limitations that are imposed upon her, तो उसका जो doom है, destruction है, वो imminent हो जाता है। So ऐसे ही जो टेनिसन की ये जो सारी poems हैं, जैसे लेडी ऑफ शैलट है या यूलिसेस है, यूलिसेस भी अगेन बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है टेनिसन की। उसमें हम देखते हैं कि there is the spirit of motivation. Ulysses, Odysseus is the original name. ये बहुत फेमस ग्रीक वर्क भी है, हम सबको पता है। इंस्पायर करता है वो अपने मेन को जो इतनी बड़ी ट्रोजन वॉर लड़के आए हैं, और वो उनको इंस्पायर कर रहा है, यूलिसेस जो है, दैट देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग होम। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है वहां पे स्टिल हर्थ का उस पोएम में। अब वो जिक्र कर रहा है यहाँ पे स्टिल हर्थ जो है, चूल्हे की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है ना। हर्थ विद द ओल्ड वाइफ, और वो क्या चाहता है वहां पे कि जो उसके साथ के लोग हैं वो इंस्पायर्ड हों, और एक फुल ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ऑप्टिमिज्म से भरी हुई पोएम है यूलिसेस। जितनी वो इतनी ट्रेवल्स और इनकाउंटर्स करके आए हैं, और वो कहीं पे भी थकान और टायर्डनेस नहीं है यूलिसेस के मन में। वो इंस्टेड वो कहता है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। सो जितना कुछ भी मेरे साथ हुआ है, यूलिसेस इज नॉट सैड अबाउट एनी हैपनिंग, ही सेज दैट आई एम शेप्ड बाय व्हाट आई वेंट थ्रू। तो उसको बोरिंग लगता है, स्टेशनरी लगता है एक जगह पे रहना, मतलब एक जगह पे रस्ट हो जाना। इसके कंट्रास्ट में ही अर्जेस हिज मैन टू शाइन, you know, to shine with the hard work, with new experiences, क्योंकि जब आपके पास न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आपके हॉराइजन्स ब्रॉडन होते हैं। सो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यूलिसेस पोएम में, और इस पोएम में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं, और ऐसे अर्ज करता है वो अपने मेन को ना, जो उसके साथ हैं इस वॉयज पे ऑफ नॉलेज। और वो कहता है, like a sinking star and you always grow in wisdom and in learning. अपना उस पोएम में जो यूलिसेस है ना, उसमें ये भी डिस्कशन है, उनका जो बेटा है टेलीमैकस, TELEMACHUS, जो सक्सीड करेगा डेफिनेटली अपने फादर को। और ये जो है, ये ट्रेवल पे है, वो अपनी जर्नी पे है ना। तो
he proudly announces that this is my son, my own Telemachus, scepter and the isle. तो ये जो मेरा रूल है, मेरे पास पावर है, आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू माई सन. सो अपनी विजडम, अपनी प्रूडेंस को भी यूलोजाइज करते हैं, अपनी डेडिकेशन, जो डिवोशन है ग्रीक्स की तो बहुत ज्यादा थी अपने गॉड्स के लिए, और उनको ये होप भी है दैट माय सन विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस हेरिटेज ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी. और जो क्योंकि देखो पहले जो है रजे, पुराने टाइम में जब ट्रेवल होते थे, वॉयजेस होती थी, वो जर्नीज जो होती थी वो वॉयजेस थे, वाटर सी इनसे हम ट्रेवल करते थे, तो साथ में मैरिनर्स हैं, उन सबको जैसे एड्रेस कर रहा है यूलिसेस. तो ये इस पोएम को मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा, जैसे हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की रबी बेन एजरा को पढ़ते हैं और उसमें कहा है कि आप अपनी ओल्ड एज का मैक्सिमम वे ही डज in the poem towards the ending of this poem Ulysses. So वहाँ पे encouragement है अपने साथ के वो mariners हैं जो ये जो लाइफ में भी storm आते हैं, सिर्फ उन्हीं की जो जर्नी है, सी वॉयज है, उसी में ट्रेवल नहीं आते. So he says in the same way लाइफ भी full of storms होती है, और जब आप के आइडियाज ऑनर के साथ भरे हुए आपके कंसर्न है, तो ये सारा जो लॉन्ग डे है ना, लाइफ का भी लॉन्ग डे है, ये भी वेन करता है. सो वन हैज टू मेक राइट यूज ऑफ ओल्ड एज. ये जो कुछ लाइंस होती है ना, बहुत ज्यादा कोटेड लाइंस होती हैं, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, ये यूलिसेस से है. He says that one should be ready to sail onward beyond the sunset until the death. So because they are about to reach happy isles, जैसे कि ग्रीक मिथ में डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसा पैराडाइज है जहाँ पे हमेशा के लिए परपेचुअल समर रहती है, जहाँ पे ये एक्कील्स जैसे ग्रेट हीरोज हैं, ACHILLES. सो these great Greek warriors, ये माने जाते हैं कि वहां पे उस ग्रीक मिथ में माने जाते हैं, उस पैराडाइज में ये लोग हैं अभी भी. अब यहाँ पे एक अर्ज है टू बी स्ट्रॉन्ग इन विल. मैं एक लाइन अगर अभी कोट करूं इस पॉइंट से तो तुम सबको याद आ जाएगा, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. कितनी पावर से भरी हुई ये लाइन है, ये इस पोएम की लाइन है ये, कि आपने कभी थकना ही नहीं है, आपने हार ही नहीं माननी. वो कहते हैं चींटी नहीं ना हार मानती, वो फिर भी चलती है, हम तो फिर इंसान है ना. यू गेट इंस्पिरेशन ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम आंट्स ऑल्सो. So this person, this persona of the poem, he not only urges his mariners, his men, he urges, the poet urges urges to the readers also, that you strive, you struggle, you should always be seeking knowledge. There is always this urge to find, but there should never be a desire to yield, to give up. वो कभी नहीं होना चाहिए. जैसे हमने उधर देखा द लेडी ऑफ शेलर्ट में हमारे पास एक नैरेटिव पोएम है, हम इधर जब यूलिसेस को देखते हैं ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह है, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर बोल रहा है, पूरी पोएम यूलिसेस ने बोली है. So ऐसे if you see all the poems by Tennyson, you will definitely enjoy on your own also, you will enjoy.